आज इस वीडियो में हम दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म का अध्ययन करेंगे। कल राहुल का जन्मदिन था और आज ये महाशय जी खर्च किए गए पैसों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन वो एक उलझन में हैं। राहुल ने कल दुकान से कुल 165 रुपए में कुछ गुब्बारे और आइसक्रीम खरीदी थी, लेकिन अब उसे ये याद नहीं कि उसने कल कितने गुब्बारे और कितनी आइसक्रीम खरीदी थी। परंतु उसे याद है कि एक गुब्बारा 3 रुपए का और एक आइसक्रीम 12 रुपए की थी तथा गुब्बारों और आइसक्रीम की कुल संख्या 19 थी। इस तरह की स्थितियों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सहायता से हल कर सकते हैं, जिससे आइसक्रीम व गुब्बारों की संख्या का पता चल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। माना कि राहुल द्वारा खरीदे जाने वाले गुब्बारों की संख्या x तथा आइसक्रीम की संख्या y है और राहुल यह भी जानता है कि दोनों वस्तुओं की कुल संख्या 19 है। इतनी जानकारी से हम पहला समीकरण बना सकते हैं, जो कि x जमा y बराबर 19 होगा, जिसे x जमा y घटा 19 बराबर 0 भी लिखा जा सकता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि राहुल ने एक गुब्बारे पर 3 रुपए खर्च किए हैं, तो x गुब्बारों पर 3 गुना x यानी 3x रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार राहुल ने एक आइसक्रीम पर 12 रुपए खर्च किए हैं, तो y आइसक्रीम पर 12 गुना y यानी 12 y रुपए खर्च होंगे और इन दोनों पर कुल खर्च किए गए 165 रुपए यानी 3x जमा 12y बराबर है 165। दोनों समीकरणों को साथ में रखने पर ये हमें राहुल द्वारा किए गए खर्च की जानकारी देती है। ये दोनों रैखिक समीकरण दो चरों x तथा y में हैं। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म कहते हैं। हम जानते हैं कि दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax जमा by जमा c बराबर 0 है। अतः दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो अगर हम अपनी इन दो समीकरणों को देखें तो इनमें a1 1, b1 1 व c1 ऋणात्मक 19 तथा a2 3, b2 12 व c2 ऋणात्मक 165 है। इस वीडियो में हमने दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। पिछली वीडियो में राहुल ने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में सीखा। अब इस वीडियो में राहुल इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेगा। राहुल अपने पिता की आयु और अपनी आयु को लेकर रैखिक समीकरण बनाना चाहता है। 2 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राहुल से 6 गुना थी और 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राहुल से 3 गुना हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। माना कि राहुल की वर्तमान आयु है x तथा उसके पिता की वर्तमान आयु है y। यदि राहुल की वर्तमान आयु x है तो 2 वर्ष पहले राहुल की आयु क्या थी? 2 वर्ष पहले दोनों की आयु 2 वर्ष कम यानी 2 वर्ष पहले राहुल की आयु x घटा 2 थी और उसके पिता की आयु y घटा 2 थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु राहुल से 6 गुना थी। इसलिए राहुल की आयु को यदि
6 से गुना कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी 6 कोष्ठक में x घटा 2 बराबर है y घटा 2। 6 कोष्ठक में x घटा 2 बराबर y घटा 2 को यदि आगे हल करें तो हमें मिलेगा। इस प्रकार हमें 2 चरों वाला रैखिक समीकरण 6x घटा y बराबर 10 मिलता है। साथ ही 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राहुल से केवल 3 गुना रह जाएगी। इस स्थिति में राहुल की वर्तमान से 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी? बिल्कुल सही, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक होगी, यानी x जमा 4। और पिता की आयु होगी y जमा 4। अब क्या आप इसकी मदद से 2 चरों वाली रैखिक समीकरण बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इसे बीजगणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। कोष्ठक में x जमा 4 बराबर y जमा 4, यानी 3x जमा 12 बराबर y जमा 4। y को बाईं तरफ ले जाने पर यह हुआ 3x घटा y बराबर 4 घटा 12। 3x घटा y बराबर घटा 8। यह एक रैखिक समीकरण है। इस प्रकार हमें 2 चरों वाले 2 रैखिक समीकरणों के युग्म प्राप्त होता है। पहला 6x घटा y बराबर है 10 और दूसरा 3x घटा y बराबर है ऋणात्मक 8। अब यदि इस समीकरण युग्म की 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करें तो इनमें a1 6, b1 ऋणात्मक 1, c1 ऋणात्मक 10 तथा a2 3, b2 ऋणात्मक 1 व c2 8 है। इस वीडियो में हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। अब तक हमने 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। राहुल रैखिक समीकरणों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर रहा है। आइए हम भी राहुल के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। राहुल ने 70 रुपए में 9 केले और 7 सेब खरीदे। यदि एक केले की कीमत x और एक सेब की कीमत y हो तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही रैखिक समीकरण है? इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर से अपने उत्तर का मिलान करें। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, परंतु यह सही नहीं है। केले और सेबों की कुल कीमत 70 रुपए है, इसलिए बराबर के बाद कुल मूल्य के रूप में 70 XY नहीं आएगा। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये गलत उत्तर है। 9Y जमा 7X 9 सेबों और 7 केलों की कीमत दर्शाता है, जबकि प्रश्न में 9 केलों और 7 सेबों की बात कही गई है। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो ये गलत उत्तर है। x की घात 9 जमा y की घात 7 का अर्थ है x को 9 बार गुणा करना, जबकि 9 केलों की कीमत जानने के लिए हमें x को 9 से गुना करना पड़ेगा, न कि x को 9 बार। यदि आपने चौथे विकल्प को चुना है तो ये बिल्कुल सही है। 9 केलों की कीमत होगी 9 गुणा x यानी 9x जमा 7 सेबों की कीमत 7y बराबर 70, जो कि इनकी कुल कीमत है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 8 वर्ष पहले राहुल की मौसी की आयु राहुल की आयु से 2 गुनी थी। यदि राहुल की वर्तमान आयु को x माने
और उसकी मौसी की वर्तमान आयु को y माने तो निम्नलिखित में कौन सा इसका रैखिक समीकरण दर्शाता है? 8 वर्ष पहले दोनों की आयु वर्तमान से 8 कम होगी, यानी x घटा 8 और y घटा 8। मौसी की आयु राहुल की आयु से 2 गुनी है, इसलिए दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए राहुल की आयु को 2 से गुणा करेंगे। आगे हल करें। तो इससे हमें 2x घटा y बराबर 8 प्राप्त होता है। अतः आप कह सकते हैं कि चौथा विकल्प सही उत्तर है। आइए अब देखते हैं कि बाकी विकल्प क्यों और कैसे गलत हैं। पहला विकल्प गलत है क्योंकि राहुल और उसकी मौसी की आयु को बराबर रखने के लिए हमें राहुल की आयु को दुगना करना होगा, क्योंकि मौसी की आयु तो पहले ही 2 गुनी है। पर इस विकल्प में मौसी की आयु को और 2 गुना कर दिया, जिससे मौसी की आयु 4 गुना हो गई, इसलिए ये विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि प्रश्न में दोनों की 8 वर्ष पहले की आयु की बात हो रही है, लेकिन यहाँ x जमा 8 और y जमा 8 उनकी 8 वर्ष बाद की आयु को दर्शाते हैं। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ y को दाईं ओर से बाईं ओर लाने पर y ऋणात्मक हो जाएगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। अब तक हम 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि तथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 2 चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कैसा होता है? बिल्कुल सही, यह एक सरल रेखा होता है। इस रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में 2 सरल रेखाओं के युग्म को निरूपित करेगा। आपको याद होगा, पिछली वीडियो में राहुल अपने जन्मदिन पर खरीदे गए गुब्बारों और आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करने के लिए किस प्रकार स्थितियों के अनुसार 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म बनाता है। अब वह इस समीकरण युग्म को हल कर गुब्बारों व आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करना चाहता है। आइए राहुल की मदद करते हैं। ऐसा करने के लिए यदि दोनों समीकरणों में x के कुछ मानों के संगत y के मानों को लेकर ग्राफ पेपर पर अंकित ग्राफ बनाएं, तो हमें सरल रेखाओं का एक युग्म प्राप्त होता है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 7, 12 पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि दोनों रेखाओं के लिए एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु है। अतः x बराबर 7 तथा y बराबर 12 इस समीकरण युग्म का एक हल होगा। चूंकि बिंदु 7, 12 दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए 2 चरों में इस रैखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। अतः राहुल ने 7 गुब्बारे व 12 आइसक्रीम खरीदे थे। इस उदाहरण में आपने देखा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या आप एक तल में दोनों रेखाओं के लिए और किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हम जानते हैं कि एक तल में यदि 2 रेखाएं हों तो वह रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग या संपाती कोइंसिडेंट या समानांतर पैरेलल होंगी। इन 3 स्थितियों को किसी 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म के लिए इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। यदि समीकरण युग्म में x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी।
ऐसे में समीकरण युग्म का केवल एक हल यानी कि अद्वितीय यानी कि यूनिक हल होता है। यदि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात तथा अचर पदों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं संपाती यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ऐसे में समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल हो सकते हैं। और यदि x के गुणांकों का अनुपात तथा y के गुणांकों का अनुपात अचर पदों का अनुपात के बराबर नहीं है तो रेखाएं समानांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं। ऐसे में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं वह रैखिक समीकरण युग्म जिनका हल होता है संगत यानी कंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहलाता है, तथा वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता असंगत यानी इनकंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहलाता है। आज हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि तथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम इस पर तथा रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दिए गए समीकरण युग्म के प्रत्येक समीकरण में x के कुछ मानों के संगत y के मानों को लेकर ग्राफ पेपर पर आलेखित करें तो समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली दो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समीकरण युग्म आश्रित संगत यानी कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट समीकरण युग्म है। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। समीकरण युग्म 2x जमा y बराबर 6 तथा 4x जमा 2y बराबर 5 के कितने हल होंगे? आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं? क्या आप दोनों समीकरणों के गुणांकों व अचर पदों में कोई संबंध ढूंढ सकते हैं? दिए गए समीकरण युग्म की रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋणात्मक 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर 2 तथा c2 बराबर ऋणात्मक 5 मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ a1 बटा a2 बराबर है, b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। पिछले वीडियो में हमने रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार का अध्ययन किया था, जिसके अनुसार कह सकते हैं कि दिया गया रैखिक युग्म समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है जिसका कोई हल नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि यह समीकरण युग्म संगत है या असंगत? क्योंकि इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए यह असंगत समीकरण युग्म है। आज इस वीडियो में हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि तथा रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आमतौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं।
अब तक हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि इन पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। समीकरण युग्म 6x घटा 3y बराबर 15 व 2x घटा y बराबर ऋणात्मक 5 द्वारा निरूपित रेखाओं के कितने हल होंगे? इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। दिए गए समीकरण युग्म की दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है, b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी जिनका कोई हल नहीं होता। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि समीकरण युग्म का एक या अद्वितीय हल होने के लिए रेखाओं का प्रतिच्छेदी होना जरूरी है, और वह तब ही संभव है जब x व y के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। अतः विकल्प 1 गलत उत्तर है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि दिए गए समीकरण युग्म की दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करते समय आप पहले समीकरण के अचर पद का ऋणात्मक चिन्ह लगाना भूल गए, जिस कारण x व y के गुणांकों का अनुपात तथा अचर पदों का अनुपात बराबर हो गए और आपका उत्तर गलत हो गया। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड पर चर्चा की। आगे बढ़ते हुए हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों यानी कि अलजेब्रिक मेथड्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का अध्ययन करेंगे। क्या आप इस रैखिक समीकरण से चर y को चर x के पदों में लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। x के पदों में चर y 9 घटा 2 x के बराबर होगा। हमने पिछली वीडियो में गुब्बारों व आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करने के लिए राहुल की मदद ग्राफीय विधि से की थी। तो आइए प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए फिर से राहुल द्वारा बनाए गए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि को हम 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहले चरण में हम किसी एक समीकरण को जो सुविधाजनक हो को लेकर उसके एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ समीकरण 1 को लेकर चर y का मान चर x के पदों में लिखते हैं, जिसे समीकरण 3 कहा जा सकता है। अगले चरण में y के इस मान को बची हुई समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे कि यहाँ समीकरण 3 से चर y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया है। ऐसा करने पर हमें एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे आगे हल करने पर चर का मान यानी कि x बराबर 7 मिलता है। तीसरे चरण में चरण 2 से प्राप्त मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार x के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर चर y का मान यानी कि y बराबर 12 प्राप्त हो जाता है। अतः x बराबर 7 तथा y बराबर 12 इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। प्रत्येक समीकरण में
x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर 7 तथा y बराबर 12 इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। अतः राहुल ने 7 गुब्बारे व 12 आइसक्रीम खरीदे थे। यहाँ हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक समीकरण को लेकर उसके एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित किया है। इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आज इस वीडियो में हमने 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि का चरणबद्ध अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि हमें बीजगणितीय विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। आपको याद होगा कि प्रतिस्थापन विधि के 3 चरण होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पहला चरण क्या होगा? जी हाँ, पहले चरण में हम किसी एक समीकरण जो सुविधाजनक हो को लेकर उसके एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। यहाँ हम समीकरण 1 को लेकर y को x के पदों में लिख लेते हैं और समीकरण 3 से निरूपित करते हैं। दूसरे चरण में चरण 1 से प्राप्त y के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, जिसे आगे हल करने पर x बराबर 7/15 मिलता है। अब तीसरे चरण में चरण 2 से प्राप्त x के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर चर y का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिससे y बराबर 17/15 मिलता है। समीकरण 1 व 2 में x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर 7/15 तथा y बराबर 17/15 इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म के हल पूर्णांक नहीं हैं। जब रैखिक समीकरणों के हलों को निरूपित करने वाले निर्देशांक पूर्णांक न हो, तब ग्राफीय विधि का प्रयोग करना सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि ऐसे बिंदुओं को ग्राफ पर पढ़ने में अक्सर गलती हो जाती है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल न कर किसी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले समीकरण 2 को लेकर चर x को y के पदों में लिखते हैं। अब x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें एक चर रहित असत्य कथन प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? यदि आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हुए चरण 2 में चर रहित एक सत्य कथन मिलता है, तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। और यदि चर रहित एक असत्य कथन मिलता है, तो मूल समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस उदाहरण में हमें चर रहित असत्य कथन मिला है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस वीडियो में हमने 2 चरों में
एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। साथ ही हमने बीजगणितीय विधि के प्रयोग के महत्व को भी जाना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं? दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। सबसे पहले दिए गए समीकरण युग्म से समीकरण 1 को लेकर x को y के पदों में लिखते हैं। अब x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर हल करने पर y बराबर 1 मिलता है। y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए x बराबर 0 व y बराबर 1 सही हल है, यानी कि विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि प्रश्न को हल करते हुए जब आपने समीकरण 1 को लेकर x को y के पदों में लिखा, तब 2y को दाईं से बाईं ओर ले जाते हुए उसका चिन्ह बदलना भूल गए और उसी आधार पर आगे का प्रश्न हल कर दिया, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि प्रश्न को हल करने के लिए आपने समीकरण 1 का चयन कर x को y के पदों में लिखा। फिर x के इस मान को आपने समीकरण 1 में ही प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे आपको चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त होता है, जो समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होने की ओर संकेत करता है, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अभी तक हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियों, ग्राफीय विधि तथा प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हुए आज हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक और बीजगणितीय विधि, जिसे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। आइए एक बार फिर राहुल द्वारा बनाए गए दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को देखते हैं। आज हम आइसक्रीम व गुब्बारों की संख्या विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कर राहुल की मदद करेंगे। सबसे पहले दोनों समीकरणों के किसी एक चर x अथवा y के संख्यात्मक रूप को समान करते हैं। ऐसा करने के लिए किसी एक समीकरण जो सुविधाजनक हो अथवा दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर अचरों यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट से गुणा कर एक दूसरे में जोड़ते हैं या एक को दूसरे से घटाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ समीकरण 1 को गुणा करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि समीकरण 1 में दोनों चरों का गुणांक 1 है, जो गुणा की प्रक्रिया को आसान कर देता है। समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, इसलिए दोनों समीकरणों में चर x को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए समीकरण 1 को
3 से गुणा करते हैं। क्या आप समीकरण 1 को 3 से गुणा कर सकते हैं? शाबाश! 3 से गुणा करने पर हमें 3x जमा 3y बराबर 57 प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 3 कह सकते हैं। अब चर x को विलुप्त करने के लिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में से घटाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमने यहाँ समीकरणों को घटाया क्यों है? बिल्कुल सही। यदि विलुप्त करने वाले चर के दोनों समीकरणों में चिन्ह समान यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक हो तो हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं, और यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। जोड़ने या घटाने के बाद हमें एक चर में एक रैखिक समीकरण युग्म मिल जाता है। अब आगे हल करने पर y बराबर 12 मिलता है। अब y के इस मान को किसी भी समीकरण जो सुविधाजनक हो में प्रतिस्थापित करते हैं। आइए हम y के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, जिसे आगे हल करने पर x बराबर 7 प्राप्त होता है। अतः राहुल ने 7 गुब्बारे व 12 आइसक्रीम खरीदे थे। यहाँ हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर दूसरे चर में एक रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त किया। इसलिए इस विधि को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आज इस वीडियो में हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि का चरणबद्ध अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम विलोपन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। दिए गए समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि विलोपन विधि में सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही। सबसे पहले हम किसी एक चर को संख्यात्मक रूप से समान करेंगे। समीकरण युग्म को देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ चर y को समान करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि चर x की अपेक्षा चर y के गुणांक छोटे हैं, जो गुणा की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना देते हैं। चर y एक समान करने के लिए समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं, जिससे हमें समीकरण 3 व 4 मिलती है। क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें चर y को विलुप्त करने के लिए दोनों समीकरणों को जोड़ना या घटाना होगा? शाबाश! क्योंकि यहाँ विलुप्त किए जाने वाले चर के दोनों समीकरणों में चिन्ह असमान है, इसलिए हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर हमें x बराबर 2 मिलता है। x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर हल करने पर y बराबर 1 मिलता है। अतः x बराबर 2 व y बराबर 1 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। समीकरण 1 व 2 में x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। इस वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है।
पिछली वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे कि विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दिए गए समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में एक चर को विलुप्त करने के लिए जब आप समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाते हैं तो हमें एक चर रहित सत्य कथन मिलता है। आपको याद होगा कि जब हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त होता है तो उस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल हो सकते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे, अर्थात विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जब आप समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं तब बाएं पक्ष में चर y वाले पद को 2 से गुणा करना भूल जाते हैं और प्रश्न को हल कर देते हैं। जिस कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में एक चर को विलुप्त करने के लिए जब आप समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाते हैं तब आप दाईं ओर के ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक चिन्ह में बदलना भूल गए, जिस कारण आपको एक चर रहित असत्य कथन मिलता है जो समीकरण युग्म के कोई हल न होने की ओर संकेत करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि तथा दो बीजगणितीय विधियों, पहली प्रतिस्थापन विधि व दूसरी विलोपन विधि का अध्ययन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम तीसरी बीजगणितीय विधि वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अध्ययन करेंगे। आइए इसकी शुरुआत हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से करते हैं। अब विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। यहाँ चर y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 को b2 से तथा समीकरण 2 को b1 से गुणा करते हैं, जिससे हमें समीकरण 3 व 4 मिलती है। समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर x बराबर b1 c2 घटा b2 c1 बटा a1 b2 घटा a2 b1 प्राप्त होता है, जहाँ a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है 0 के। x के इस मान को समीकरण 1 या 2 में रखने पर हमें y बराबर c1 a2 घटा c2 a1 बटा a1 b2 घटा a2 b1 प्राप्त होता है, जहाँ a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है 0 के। x व y के मानों को यदि हम इस तरह लिखें तो आप देखेंगे हमें x बटा b1 c2 घटा b2
C1 बराबर y/C1 A2 घटा C2 A1 बराबर 1/A1 B2 घटा A2 B1 प्राप्त होता है। इस निष्कर्ष को हम इस विधि की मदद से भी याद कर सकते हैं। दो संख्याओं के बीच ये तीर के निशान बताते हैं कि संख्याओं को गुणा कर दूसरे गुणनफल को पहले गुणनफल से घटाते हैं। इस विधि में आप देख सकते हैं कि इन तीरों के निशानानुसार वज्र यानी कि तिरछी गुणा करने की वजह से इस विधि को वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रक्रिया को हम 4 चरणों में पूरा कर सकते हैं। चरण 1 में हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिख सभी गुणांकों व अचर पदों के मान ज्ञात कर लेते हैं। चरण 2 में हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए शर्त A1 B2 घटा A2 B1 बराबर नहीं है, शून्य की जांच करते हैं। फिर दी गई विधि में सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्रतिस्थापित करते हैं और अंत में x व y के मान ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दें, यदि चरण 2 में समीकरण युग्म शर्त A1 B2 घटा A2 B1 बराबर नहीं है, शून्य को पूरा नहीं करता है, तो इस रैखिक समीकरण के या तो अपरिमित अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, जिसकी जांच आप इस सारणी की सहायता से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम वज्र गुणन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अध्ययन किया। आज हम इस विधि पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक भिन्न जिसके अंश में 1 जोड़ने तथा हर से 1 घटाने पर वह 1/2 हो जाती है, और यदि उसी भिन्न के हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म बनाएं। उम्मीद है आपने भी स्क्रीन पर दिखाया गया 2 चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म बना लिया होगा। आपको याद होगा कि वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रक्रिया को हम 4 चरणों में पूरा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चरण 1 में हमें क्या करना है? बिल्कुल सही। सबसे पहले हम दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिखते हैं, जिससे हमें सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्राप्त होते हैं। चरण 2 में हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए शर्त A1 B2 घटा A2 B1 बराबर नहीं है, शून्य की जांच करते हैं। अब चरण 1 से प्राप्त इन सभी मानों को वज्र गुणन विधि में प्रतिस्थापित करते हैं तथा तीरों के निशान के अनुसार गुणा कर पहले गुणनफल से दूसरे गुणनफल को घटाते हैं, जिससे हमें x/5 बराबर y/13 बराबर 1/1 मिलता है। अब चरण 4 में हम x व y के मान ज्ञात करेंगे, जिसके लिए चरण 3 में प्राप्त निष्कर्ष को हम इस तरह हल करें तो हमें x बराबर 5 तथा y बराबर 13 मिलता है। समीकरण 1 व 2 में
x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर 5 तथा y बराबर 13 इस रैखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे तथा किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा? सबसे पहले दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में लिख सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न के पहले भाग में ज्ञात करना है कि k के किन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। आपको याद होगा कि किसी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर k बराबर 16 मिलता है। अतः समीकरण युग्म 3x जमा y बराबर 16 व 9x जमा 3y बराबर 48 के अपरिमित अनेक हल होते हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग में ज्ञात करना है कि k के किन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। पुनः सारणी की सहायता से आप बता सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2 होगा। सभी गुणांकों व अचर पदों के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर k बराबर नहीं है 16 मिलता है। अतः 16 के अतिरिक्त k के सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण हल करने की वज्र गुणन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे कि वज्र गुणन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दिए गए समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। दिए गए रैखिक समीकरण को सबसे पहले दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में लिख सभी गुणांकों व अचर पदों के मान ज्ञात कर लेते हैं तथा शर्त a1 b2 घटा a2 b1 बराबर नहीं है 0 की जांच करते हैं, जिसके पश्चात इन मानों को वज्र गुणन चित्र में स्थापित करते हैं। अब तीर के निशान के अनुसार गुणा कर पहले गुणनफल में से दूसरे गुणनफल को घटाते हैं, जिससे आपको x बराबर ऋणात्मक 2 तथा y बराबर ऋणात्मक 3 मिलता है, जो कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने वज्र गुणन विधि के नाम से भ्रमित हो इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए समीकरणों की ही वज्र गुणा यानी तिरछी गुणा कर दी है, जो कि गलत प्रक्रिया है और इस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये भी गलत उत्तर है, क्योंकि दिए गए रैखिक समीकरणों को आपने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में नहीं लिखा, जिस कारण C2 का मान आपने ऋणात्मक 12 लेकर प्रश्न को हल कर दिया, जो आपके उत्तर के गलत होने का कारण बन गया।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि व बीजगणितीय विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले कुछ समीकरणों यानी कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हल करना सीखेंगे। आपकी कक्षा के 5 लड़के व 2 लड़कियां मिलकर किसी गृह कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 2 लड़के व 1 लड़की मिलकर उसी गृह कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि इसी कार्य को एक लड़का व 1 लड़की अलग अलग अकेले करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि दोनों को यह करने में कितना समय लगेगा। क्या आप इस स्थिति के लिए दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म लिख सकते हैं? चलिए साथ मिलकर समीकरण युग्म बनाते हैं। माना कि एक लड़के को अकेले यह कार्य करने में x दिन तथा एक लड़की को अकेले यह कार्य करने में y दिन लगते हैं। अतः एक दिन में एक लड़का 1/x कार्य तथा एक लड़की 1/y कार्य पूरा करती है। अतः 5 लड़कों व 2 लड़कियों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य तथा 2 लड़कों व 1 लड़की द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे हमें समीकरण 1 व 2 मिलती है। क्या आप इस समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं? यदि हम इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार लिखें तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ एक समीकरण युग्म तो मिल जाता है, परंतु ये एक रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में नहीं है, जिस कारण इस समीकरण युग्म को हल करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के समीकरण युग्म को किस तरह सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है। ऐसे समीकरण युग्मों को हल करने के लिए हम इन्हें दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए यदि हम समीकरण 1 व 2 में 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n प्रतिस्थापित करें तो हमें समीकरण 3 व समीकरण 4 मिलती है। इस तरह हमने समीकरण 1 व 2 को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हम समीकरण 3 व 4 को किसी भी विधि, ग्राफीय अथवा बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। वीडियो को रोकें और इसे हल करने का प्रयास करें। समीकरण युग्म को हल करने पर हमें m बराबर 1/36 तथा n बराबर 1/18 मिलता है। इस तरह हमें m व n के मान मिल जाते हैं। पर क्या आप बता सकते हैं कि x व y के मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि हमने 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n माना था, तो अब m व n के लिए ये मान m बराबर 1/x तथा n बराबर 1/y में प्रतिस्थापित करने पर हमें x बराबर 36 तथा y बराबर 18 मिलता है। अतः गृह कार्य पूरा करने में एक लड़के को 36 दिन
तथा एक लड़की को 18 दिन लगते हैं। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह उस समीकरण युग्म जो रैखिक नहीं है को रैखिक समीकरणों के युग्म में व्यक्त कर हल किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरणों को हल करना सीखा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। दिए गए समीकरण युग्म को हल कीजिए। इस समीकरण युग्म को यदि इस प्रकार लिखें तो आप देखेंगे कि यह रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों समीकरण ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इस समीकरण युग्म को हल करने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल सही, कुछ जरूरी प्रतिस्थापन कर इस समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। यदि हम 1/x घटा y को m तथा 1/x जमा y को n मानकर समीकरण 1 व 2 में प्रतिस्थापित करें तो हमें समीकरण 3 व 4 मिलती है, जो दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करती है। इस रैखिक समीकरण युग्म को किसी भी विधि माना विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। वीडियो को रोकें और इसे हल करने का प्रयास करें। हल करने पर m बराबर 4 तथा n बराबर ऋणात्मक 1 मिलता है। m के लिए 1/x घटा y तथा n के लिए 1/x जमा y प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर हमें समीकरण 5 व 6 मिलती है। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर हमें x बराबर ऋणात्मक 3/8 मिलता है। इसी तरह समीकरण 6 को समीकरण 5 से घटाने पर हमें y बराबर ऋणात्मक 5/8 मिलता है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का एक अभीष्ट हल x बराबर ऋणात्मक 3/8 तथा y बराबर ऋणात्मक 5/8 है। समीकरण 1 व 2 में x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर ऋणात्मक 3/8 तथा y बराबर ऋणात्मक 5/8 है। इस रैखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। रुचि स्कूल से अपने घर की दूरी जो 14 किलोमीटर है का कुछ हिस्सा पैदल, बची हुई दूरी बस से तय करती है। यदि वो 2 किलोमीटर पैदल तथा बची हुई दूरी को बस से तय करती है तो उसे घर पहुंचने में आधा घंटा लगता है। यदि वह 4 किलोमीटर पैदल तथा बची हुई दूरी बस से चलती है तो उसे पहले से 9 मिनट अधिक लगते हैं। रुचि व बस की चाल ज्ञात कीजिए। माना रुचि की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। अतः प्रथम स्थिति के अनुसार रुचि को पैदल दूरी तय करने में 2/x घंटे तथा बस द्वारा दूरी तय करने में y घंटे लगते हैं। इस तरह रुचि को घर पहुंचने में लगा कुल t1 जमा
T2 बराबर 1/2 घंटे लगते हैं, जिससे हमें समीकरण 1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति से हमें समीकरण 2 मिलती है। आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। यदि समीकरण 1 व 2 को इस प्रकार लिख दोनों समीकरणों में 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n प्रतिस्थापित करें तो हमें समीकरण 3 व 4 मिलती है। समीकरण 3 व 4 को किसी भी विधि से हल करने पर m बराबर 1/10 तथा n बराबर 1/40 मिलता है। अब m को 1/x तथा n को 1/y लिख हल करें तो हमें x बराबर 10 व y बराबर 40 मिलता है। अतः रुचि की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस वीडियो में हमने 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरणों पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दिए गए समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। दाएं पक्ष में अचर पद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दिए हुए समीकरण युग्म को x, y से भाग देते हैं, जिससे समीकरण 1 व 2 मिलती है, जिन्हें हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 रैखिक समीकरण नहीं है। समीकरण 1 व 2 में यदि 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n प्रतिस्थापित करें तो हम इस समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म समीकरण 3 व 4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब समीकरण 3 व 4 को किसी भी विधि द्वारा हल कर m बराबर 2 तथा n बराबर 3 प्राप्त कर सकते हैं। अब पुनः m बराबर 1/x तथा n बराबर 1/y रख हल करने पर x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 मिलता है। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये गलत उत्तर है, क्योंकि प्रश्न को हल करते समय आपने m व n के मान तो ज्ञात कर लिए, परंतु प्रश्न को आगे हल नहीं किया और m व n के इन मानों को x और y का मान समझ विकल्प 1 को चुन लिया, जो कि गलत उत्तर है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये भी गलत उत्तर है, क्योंकि प्रश्न को हल करने के लिए जब आप समीकरण युग्म को x, y से भाग करते हैं तब आप भाग करने में गलती करते हैं और उसी के अनुसार आगे की गणना कर देते हैं, जिससे आपको x बराबर 1/3 तथा y बराबर 1/2 मिलता है, जो गलत उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।